Hello everyone, welcome to the Point Academy. I am Mr. Dogne and आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4th दैट इज एग्रीकल्चर का एक टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स है उसके, है ना। तो सबसे पहले तो अ क्रॉपिंग पैटर्न refers to the way different crops are grown and arranged। ठीक है, एक क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है वो एक ऐसा वे है या फिर एक ऐसा तरीका है जहां पर क्या अलग अलग तरीके से कैसे मेरे जो क्रॉप्स है उसे उगाया जाता है और कैसे अरेंज किया जाता है। ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर स्पेसिफाइड ईयर यूजली अ ईयर स्पेसिफाइड पीरियड यूजली अ ईयर। ठीक है, तो मतलब कैसे हमारे जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं और कैसे हम उन्हें अरेंज करते हैं पीस ऑफ लैंड में एक पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब एक साल के अंदर हम किस तरीके से क्रॉप्स उगा रहे हैं, कौन कौन से क्रॉप्स उगा रहे हैं, किस तरीके से कौन से सीजन में उगा रहे हैं, यही मेरा होगा क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द प्रपोर्शन ऑफ लैंड डेडिकेटेड टू वेरियस क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड हाउ दिस क्रॉप्स आर सीक्वेंस्ड एंड रोटेटेड। ठीक है, इसमें हमें पता चलता है कि कैसे इसमें हमें पता चलता है कि कैसे एक प्रोपोर्शन ऑफ लैंड में, एक पीस ऑफ लैंड में कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और कैसे एक साल के अंदर इनका कैसा सीक्वेंस होता है और कैसे वापस इनका रोटेशन चलता है। ठीक है, यही होता है मेरा क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे पास 3 क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, एक साल के अंदर हमारे पास 3 क्रॉप्स आते हैं। पहला मेरा हो गया रबी क्रॉप, फिर दूसरा खरीफ और तीसरा फिर मेरा आएगा जैद। ठीक है, रबी, खरीफ और जैद। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। ठीक है, रबी क्रॉप्स की, तो रबी क्रॉप्स को हम कब विंटर के स्टार्टिंग में उगाते हैं। ठीक है, रबी क्रॉप्स आर प्लांटेड इन द विंटर मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो हम क्रॉप्स उगाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, और हार्वेस्ट कब करते हैं हम इन्हें अप्रैल से लेके जून के बीच में हम इन्हें क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। मतलब हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं कब, प्लांट कर रहे हैं कब, हम इन्हें विंटर में, और हम इन्हें हार्वेस्ट कब कर रहे हैं, समर मंथ में। ठीक है, बहुत सिंपल बात है ना। अब कौन कौन से क्रॉप्स में यहाँ पे ग्रो की जाती है, तो सबसे पहले मेरे पास आती है सीरियल्स में। अगर बात करूं मैं सीरियल्स की तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हो जाते हैं बीट और बार्ली। ठीक है, फिर अगर पल्सेस की बात करूं तो मेरा मटर जो हो गया, पीस हो गया और ग्राम, चने वगैरह। ठीक है, ये सारे। और अगर ऑयल सीड्स की बात करूं तो जो मेरे सरसों हो गया, मस्टर्ड सीड्स। ठीक है, मस्टर्ड। तो ये सारे जो है वो मेरे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, टॉप प्रोडक्शन स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से जो रबी क्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कौन कौन से होंगे मेरे, पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ये सारे जो मेरे नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है ना, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा रबी क्रॉप्स का ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता है। ठीक है, इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, हमारा कौन सा नॉर्थ सेक्शन जो ऊपर वाला हिस्सा है, और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इस साइड वाला। ठीक है, कौन सा, इस साइड वाला जो हिस्सा होगा वो मेरा नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, वहां पर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज आल्सो असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ अफोरमेंशन रबी क्रॉप्स। ठीक है, जो मैंने ऊपर अभी क्रॉप्स की बात की, ठीक है, जो अभी मैंने ऊपर रबी क्रॉप्स की बात की, तो उनका प्रोडक्शन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद से उसने हमें हेल्प की किसमें, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने में। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से ये जो रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा था वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब आता है मेरा दूसरा खरीफ क्रॉप। ठीक है, अब मैंने देख लिया रबी क्रॉप जो मेरा कब विंटर सीजन में हम प्लांट करते हैं उसे, और हार्वेस्ट करते हैं हम इसे समर सीजन में। ठीक है, समर मंथ में। खरीफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं
तो ये बहुत सारे सेक्शंस में हम प्लान करते हैं कंट्री के, और कब, मानसून सीजन की स्टार्टिंग में, ठीक है, कब, मानसून सीजन के स्टार्टिंग में, मतलब मेरा जून जुलाई वाला जो हिस्सा है उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पर हम करते हैं और इन्हें हार्वेस्ट करते हैं हम कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। कब इन्हें हम कर रहे हैं, मानसून सीजन में प्लांट कर रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं हम इन्हें कब कब, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की अगर बात करो तो सीरियल्स में मेरे पास आ जाएंगे पैडी, ठीक है, जो मेरे राइस वगैरह हो गए, पैडी क्रॉप्स वो है ना। उसके बाद मेज, ज्वार, बाजरा। पल्सेस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास तुअर, मतलब जो अरहर दाल आती है ना, अरहर, वो, मूंग, उड़द, ये सारी दालें जो होती है वो, ठीक है। उसके बाद फाइबर क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉटन और जूट, ठीक है। और लास्ट में अगर सीड्स की अगर बात करूँ तो मेरे पास आएगा ग्राउंड नट और सोयाबीन, ठीक है। ये सारे क्रॉप्स मेरे कौन से, खरीफ क्रॉप में आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन्हें विंटर के मानसून की स्टार्टिंग में हम इन्हें प्लांट करते हैं और सितंबर और अक्टूबर के बीच में इन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनका ये अलग सीजन होता है, ठीक है, पीरियड होता है। असम, वेस्ट बंगाल एंड द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र आर इम्पोर्टेंट राइस फार्मिंग एरियाज, ठीक है। कौन कौन से, मेरे हो गया असम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद कोस्टल एरिया जो होगा, कोस्टल उड़ीसा का जो एरिया होगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये सारे जो स्टेट है मेरे, वो क्या, इंपॉर्टेंट राइस फार्मिंग एरियाज, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या, राइस फार्मिंग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये मेरे लिए, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, ठीक है। In states such as Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown each year, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स उगाई जाती है, 3 मेन क्रॉप्स उगाई जाती है साल के अंदर, पैडी वो भी, ठीक है। कौन सी, पैडी क्रॉप्स। और इन वेराइटीज को हम क्या बोल रहे होते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो, ठीक है। क्या बोल रहे होते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो, ठीक है। ये हम इन्हें बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करूं मैं लास्ट, जो मेरा है जैद, ठीक है। जैद हम अभी तक 9th-10th में आकर हम पढ़ते हैं, बाकी पहले तो हमें खरीफ और रबी बताया जाता है। तो जैद जो होता है वो मेरा कब, जैद हम कब हार्वेस्ट प्लांट कर रहे होते हैं, जैद हम रबी और खरीफ सीजन जो होता है उसके बीच का जो टाइम होता है मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ, उसके बीच का जो पीरियड होता है उस बीच में मैं जैद क्रॉप का प्रोडक्शन कर रही होती हूँ, ठीक है। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ ऑल्सो नोन एज जैद सीजन, ठीक है। कब, रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो एक मेरे पास बचता है, मतलब रबी मेरा खत्म होता है कब, अप्रैल और जून के बीच में, ठीक है। और अप्रैल और जून में, और उसके बाद मानसून थोड़े टाइम तक जब तक नहीं आते, जो बीच में जो मेरे पास शॉर्ट पीरियड बच रहा है, समर सीजन जो बच रहा है मेरे पास, वहां पर मैं उस सीजन को क्या बोल रही होती हूँ, उससे मैं बोल रही होती हूँ जैद सीजन, ठीक है। और इसी टाइम पे मैं कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रही होती हूँ, जैसे कि सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जैद आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स वो जो हम हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, उन्हें जो चारा वगैरह देते हैं, वो सारे, ठीक है। तो अब हमें पता ना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सारे हमें गर्मियों में खाने को मिलते हैं ना। तो ये सारे क्रॉप जो है वो कब, जैद सीजन में हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और शुगर कैन जो है वो एक स्पेशल केस होता है। ये जो शुगर कैन है हमारा, शुगर कैन की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो ऑलमोस्ट एक पूरा साल लगा देती है उगने में, ठीक है। ये जो शुगर कैन होता है वो मेरा एक स्पेशल केस होता है। अब मैंने तीनों क्रॉप्स की देख ली, ठीक है, तीनों क्रॉप्स की बात कर ली, ठीक है। अब मेरे पास आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को, ठीक है। तो पहला हो गया मेरा क्लाइमेट, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्लाइमेट, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर हम इन्हें रिलेट करें, ठीक है, आसपास से अगर रिलेट करें तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये तो मेरे आसपास की है ना चीजें हैं, जो मैं देख रहा हूँ वही है, ठीक है। तो आसानी से मैं इन्हें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्लाइमेट, ठीक है। अब
क्लाइमेट में क्या, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड सनलाइट इन्फ्लुएंस व्हिच क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एंड व्हेन। ठीक है, अब ऐसे हुआ कि मैंने जो खरीफ क्रॉप थी उसे मैंने रबी सीजन में उगा दिया। ठीक है, तो अब क्रॉप्स के अपने अपने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, किस किस जगह पर वो उगेंगी या किस सॉइल में वो होगी, किस टेम्परेचर में वो लगेगा उन्हें ग्रो करने में। ठीक है, तो अपने अपने सभी के वो होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं उगने के। ठीक है, तो अब मैंने खरीफ क्रॉप को अगर मैं रबी सीजन में ग्रो कर दिया तो क्या वो उगेगी? नहीं उगेगी, मतलब मुझे इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर वो ग्रो नहीं कर रही होगी। तो क्लाइमेट जो है वो मेरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास आता है सॉइल टाइप। ठीक है, अब मैंने अभी बोला, तो जैसे मुझे पता है कॉटन जो है वो मेरा ब्लैक सॉइल पर, ब्लैक सॉइल मैं उसे करती हूँ हार्वेस्ट या कल्टीवेट करती हूँ। ठीक है, वहां पर तो अगर मैं कॉटन को अगर और किसी रेड सॉइल हो गया मेरा, है ना, रेड येलो सॉइल, अब मैं उसमें उसे कल्टीवेट करूंगी, वहां पर कल्टीवेट करूंगी तो वो नहीं होगी, इतना अच्छा प्रोडक्शन मुझे नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा सॉइल टाइप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न के लिए डिफरेंट सॉइल हैव वेरिंग वाटर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट्स लेवल अफेक्टिंग क्रॉप चॉइसेस। ठीक है, अलग अलग सॉइल की अपनी अपनी अलग अलग फर्टिलिटी होती है, अपने अपना वाटर रिटेंशन होता है, कितना पानी जो है वो सोख के रख रहा है, कितना क्रॉप्स को लगेगा, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो ये सारे में आ जाता है सॉइल टाइप में। ठीक है, फिर आता है मेरा वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी, अब अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइप का वो चाहिए होता है। ठीक है, वेदर सॉरी वाटर कंडीशन चाहिए होता है। ठीक है, जैसे जैसे इरिगेशन फैसिलिटी, अब राइस को अच्छा खासा इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होता है ना, अब उसे मैं सूखे में उगा दूंगी या ग्रो कर दूंगी तो वहां पर वो नहीं होगा। तो इरिगेशन एंड रेनफॉल डिटरमाइन द क्रॉप्स एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। जो मेरा वाटर अवेलेबिलिटी है, जो इरिगेशन फैसिलिटी वहां पर कैसी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है मेरे पास किस चीज के लिए, कि मैं कैसे फार्मिंग करूंगी और कौन सा क्रॉप वहां पर ग्रो करूंगी। ठीक है, फिर आता है मेरा मार्केट डिमांड। अब मैंने क्रॉप ग्रो कर लिया। ठीक है, कैसे भी करके कर लिया, अब मार्केट डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, वहां पर जो मैं क्रॉप जो है वो ग्रो कर रही हूँ, तो अगर मैं उसे ग्रो करने के बाद मार्केट में ले जाती हूँ और वो वहां पर उसकी डिमांड ही नहीं होती, ठीक है, तो क्या मुझे कुछ फायदा मिलेगा उसे ग्रो करके? नहीं मिलेगा, है ना। तो मुझे देखना पड़ता है कि क्या डिमांड चल रही है मार्केट में और क्या क्या प्राइसेस है, उसके उसके हिसाब से फार्मर जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करता है। लास्ट हो गया मेरे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, सब्सिडीज एंड सपोर्ट फॉर सर्टेन क्रॉप्स कैन इन्फ्लुएंस फार्मर्स डिसीजन। ठीक है, जो सब्सिडीज मिलती है फार्मर्स को, ठीक है, जो लोन फैसिलिटीज मिलती है, ये सारी चीजें मिलती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि जो फार्मर है वो कौन सा क्रॉप ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और कौन सा कम करेगा। तो ये सारी चीजें मेरे जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं कि मेरे क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होगा। ठीक है ना। आई होप आप सभी को ये बात एकदम क्लियर होगी। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है।